यस, इसमें लिखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर comma the central finger and the thumb of left hand in mutually perpendicular directions such that the first finger points to the direction of magnetic field, such that first finger points to the direction of magnetic field, the central finger points to the direction of positive charge और इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं माना, सेंट्रल फिंगर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, देन थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by charge particle, experienced by charge particle. Now we have example. ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है जो ऊपर को जा रहा है v वेलोसिटी से, और कोई हमसे कहता है कि लोकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर बाय लेफ्ट हैंड रूल। आपने बताना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर बाय लेफ्ट हैंड रूल। अप्लाई करो लेफ्ट हैंड रूल। कैसे अप्लाई करेंगे हम? अपनी फर्स्ट फिंगर को कहां पे करेंगे? फर्स्ट फिंगर को नीचे की तरफ करेंगे। मिडिल फिंगर को कहां पे करेंगे? मिडिल फिंगर को इसकी तरफ करेंगे। थंब कहां पे आएगा चेक करो। मैं राइट हैंड की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं। थंब किधर आएगा चेक करो बेटा, थंब आएगा इस तरफ। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई बात करे कि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ऐसे कुछ, और कोई हमसे कहता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और वो इधर को जा रहा है v वेलोसिटी से, और कोई हमसे बोलता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमने लोकेट करनी है बाय दी लेफ्ट हैंड रूल। कैसे करोगे जल्दी से देखो। अभी तक तो मैंने पॉजिटिव चार्ज की बात करी थी, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन राइट में जाएगा या प्रोटॉन लेफ्ट में जाएगा, दोनों का मतलब सेम है। ध्यान से समझो बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज राइट डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव चार्ज राइट डायरेक्शन में जाए या पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में जाए, दोनों का मतलब कैसा है? सेम है। तो जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग सॉल्यूशन में ऐसे बोलेंगे कि वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, और जब हम सॉल्यूशन में डायरेक्शन निकाल रहे होंगे तो हम माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम इसको प्लस ई लिख देंगे। प्लस ई मतलब हम इसको माइनस नहीं मानने वाले, और डायरेक्शन राइट में नहीं करेंगे। कहां पे करेंगे? हम लेफ्ट में करेंगे। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा था या पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में जाएगा, दोनों का मतलब सेम है। अब हम क्या करेंगे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। बेटा फर्स्ट फिंगर कहां पे करोगे? फर्स्ट फिंगर नीचे की तरफ करोगे कि ऊपर की तरफ करोगे? तो आपको फर्स्ट फिंगर ऊपर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? ऊपर की तरफ। तो फर्स्ट फिंगर को ऊपर की तरफ करो, और जो मिडिल फिंगर है उसको ध्यान रखना, उसका अरेंजमेंट नहीं बदले, अरेंजमेंट नहीं बदलना चाहिए, जैसा वो है वैसे रहना चाहिए। अपने हाथ को घुमाओ, हाथ को तब तक घुमाओ जिससे आपकी मिडिल फिंगर, अगर हाथ नहीं घूम रहा तो कॉपी को घुमा सकते हो आप। कॉपी को कुछ इस तरह से घुमाओ कि आपकी फर्स्ट फिंगर ऊपर की तरफ आए, मिडिल फिंगर इस तरफ आए, और थंब देखना कहां पे आएगा, चेक करो जल्दी से, जल्दी चेक करो। फर्स्ट फिंगर ऊपर, मिडिल फिंगर इस तरफ, तो थंब कहां पे आएगा? बेटा समझ में आ गया? थंब आएगा किस डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई थिंक क्लियर हो गया। इट वाज अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। एक छोटा सा आर्टिकल होता है जिसका नाम होता है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या बोलता है
कि अगर हम जहां पे भी है ना, जहां पे मतलब जिस जगह पे हमारी कॉपी है, सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, और सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इन मान लो कि वो भाग रहा है, इट इज रनिंग विद सम वेलोसिटी v, देन हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे चार्ज भी है, हमें दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, हमें दिख रहा है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है, और यहाँ वेलोसिटी भी है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, और इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी, फोर्स भी होगा, और वो कितना होगा, Q V क्रॉस B। तो एक चार्ज पे कितने फोर्स काम करेंगे, दो फोर्स काम करेंगे, और दो फोर्स का जो सम आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, नेट फोर्स, और वो क्या होगा FE प्लस FB। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम कर रहा है, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स भी काम कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, FE प्लस FB, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज व्हाट QE प्लस QV क्रॉस B। ये क्या चीज आएगा, ये नेट फोर्स आएगा किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल पे। क्लियर। सो लॉरेंस फोर्स क्या है, लॉरेंस फोर्स बताता है कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होंगी तो किसी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। कॉपी निकालो, पेन से लिखो बेटा। When charge particle is projected in electric and magnetic region, when charge particle is projected in electric and magnetic region, then net force on charge particle is the vector sum, net force on charge particle is the vector sum of electric force as well as the magnetic force, as well as the magnetic force। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, और वो छोटा सा एग्जांपल है कि वी हैव अ चार्ज, we have a charge 1 coulomb in electric field, 2I cap plus 3J cap minus K cap, and magnetic field 2I cap plus J cap, magnetic field 2I cap plus J cap, comma, charge has velocity 10 I cap, calculate लॉरेंस फोर्स, कैलकुलेट लॉरेंस फोर्स। कोई हमसे ये पूछता है, वी हैव अ चार्ज 1 कूलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस मच, चार्ज हैज वेलोसिटी 10 I कैप, कैलकुलेट लॉरेंस फोर्स। तो आप क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर लॉरेंस फोर्स होता है दोनों का सम, इसका मतलब वो क्या आएगा, वो आएगा F इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर प्लस Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर। अगर हम ऐसा करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा, Q कितना दिया हुआ है 1 कूलम के बराबर, तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितना 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप, साथ साथ में प्लस अगेन Q को कितना लिखेंगे 1, और V क्रॉस B, हाउ मच इज V, V इज 10I कैप क्रॉस 2I कैप प्लस J कैप, एंड क्रॉस प्रोडक्ट हमें आता है शायद, ये आएगा 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप प्लस I क्रॉस I हमेशा 0 होता है और I क्रॉस J हमेशा K होता है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा प्लस 10 K कैप, so finally becomes 2I cap plus 3J cap plus 9K cap is Lorentz force। कहने का मतलब this much force is acting on charge particle, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक की वजह से भी लगेगा, जब दोनों को सम करेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स। आई थिंक यहां तक क्लियर है। मैं आपसे पूछ लेता हूं, कोई डाउट तो नहीं अभी तक?
ओके, क्या आप लोग को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही बेटा? अच्छा ऋषि, हाँ नेटवर्क इशू होगा, परफेक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, अगर दिक्कत ज्यादा आएगी तो आई कैन सेंड दैट लेक्चर, परफेक्ट। तो राइट, के कैप कैसे आया वंश बेटा? आई क्रॉस जे हमेशा के होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप। तो स्टार्टिंग में था 10 आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के कैप आएगा। ओके बच्चा, यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो अब हम आगे चलते हैं। राइट, हाँ मैं यहां दिखा रहा था, आपको डाउट हो रहा था, यहाँ पे 10 आई कैप लिखा हुआ है। जब हम इस आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आता है, और जब आई कैप क्रॉस जे कैप होता है तो के कैप आता है। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है जो हम +1 में पढ़ते होते हैं। यस, राइट। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल को, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल, और ये v वेलोसिटी से भाग रहा है, और चार्ज पार्टिकल q है और ये b है, तो फोर्स लग रहा था, दैट वाज q v क्रॉस b। ये हमें समझ में आया। इमेजिन करो कि ये सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, और एक वायर है, वायर छोटा सा टुकड़ा, इतना छोटा सा, देखो इतना छोटा सा, इसको क्या बोलेंगे हम? dl। और इसमें ना, इसमें इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। देखो सच बात यह है कि जिधर को इलेक्ट्रॉन भागते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट उससे ऑपोजिट होता है। तो हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में क्या है? करंट है। अगर इस डायरेक्शन में करंट होगा तो हम क्या मान के चलेंगे? हम मान के चलेंगे कि इस डायरेक्शन में कौन भाग रहा है? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है। अगर वायर में करंट राइट डायरेक्शन में होता है तो हम क्या मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे भाग रहे हैं? लेफ्ट में भाग रहे हैं। क्लियर? बट हम फिर भी इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते, हम किसको करते हैं? हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया? ऐसा मान लेते हैं, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं पहले समझो। ये हम पढ़ चुके हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से भाग रहा हो तो इतना फोर्स लगेगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर भी फोर्स लगेगा। पहले हम डेमो करेंगे, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। तो मैं डेमो कहां से कर रहा हूं? एक वायर का छोटा सा टुकड़ा जिसकी लेंथ dl, जिसमें होंगे चार्ज कैरियर जो भाग रहे होंगे। क्लियर? तो अब हम क्या बात कर सकते हैं? हम कह सकते हैं चार्ज in wire of length dl is dq। मुझे लगता समझ आ गया होगा बेटा। dq कितना आएगा? dq आएगा n इंटू a इंटू dl इंटू e। ये कहां से आ गया? आपको पता है n क्या चीज होता है? व्हाट इज दिस? ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और इस वायर का वॉल्यूम कितना है? इस वायर का वॉल्यूम है a इंटू dl, दिख रहा है आपको? इसलिए ये क्या चीज होगा? व्हाट इज दिस? दीज आर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को जब हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट? टोटल चार्ज। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कहां पे आएगा? फोर्स आएगा ऊपर को। ज्यादा आएगा कि थोड़ा सा आएगा? थोड़ा सा मान लेते हैं, df आएगा। df क्यों आएगा? df इसलिए आएगा क्योंकि हम छोटी सी लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए आएगा df। और बेटा df की वैल्यू कितनी आएगी? df की वैल्यू आएगी बच्चा q, याद है? v क्रॉस p, याद है? अभी तो पढ़ा था हमने। q v क्रॉस p ऐसे भी बोल सकते थे, या q v b sin थीटा भी बोल सकते थे। अच्छा, यहाँ पे v किसको बोलेंगे? v बोलेंगे vd को। vd क्यों? यहां तो चार्ज v वेलोसिटी से भागता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितनी वेलोसिटी से भागता है? यहाँ चार्ज रन कर रहा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना? मतलब जो वेलोसिटी आपको दी हुई है वो कितनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है। सो हाउ मच इज चार्ज? इतने से पार्ट में चार्ज है इतना, और कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है? vd से भाग रहा है। क्लियर हो गया? और इसके ऊपर जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा इतना, dq इंटू vd क्रॉस p। नाउ दिस इज इक्वल, व्हाट इज dq? dq अभी अभी हमने देखा था, देखो क्या लिखा था? na, ये रहा ना, na dl इंटू e। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कितना? हम लिखेंगे na dl इंटू e इंटू vd क्रॉस p। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं n a dl e
और इसको हम बोल देते हैं VD और N कैप क्रॉस B। आपको समझ आया? बताता हूं। ये वायर है, इस वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर होगी? इधर होगी। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को? मैंने लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू N कैप। N कैप का मतलब, N कैप का मतलब ये वाला N नहीं है, दिस N इज नंबर and this n is unit vector। हमने +1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, शायद आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने से क्या फायदा होगा मैं दिखाता हूं आपको। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब ये तो ओनली मैग्नीट्यूड है, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसको बाहर निकालेंगे और डीएल को अंदर ले लेते हैं, दिस वी कैन टेक इनसाइड। तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा? हमारे पास आएगा बेटा रिलेशन एन ए ई VD और DL को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, DL N कैप इंटू V वेक्टर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, इस वाले वायर में लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। लेंथ को भी हम वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं और लेंथ वेक्टर इधर होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इधर होगी। इसका मतलब अगर हम इस पूरे को कंबाइन करेंगे ना, पूरे को कंबाइन करेंगे इसको, तो हम क्या लिख पाएंगे? अच्छा एक और चीज, व्हाट इज दिस? याद है आपको NEAVD क्या क्या होता था? ये कुछ होता था, मैं भूल गया, बताओ जल्दी से बेटा, जल्दी बताओ क्या होता था? ये होता था करंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? DL क्रॉस B, ये होता था DF। आपको समझ में आ गया? दोबारा देखो, हमारे पास ये फॉर्मूला था, हम लोगों ने DQ की वैल्यू लिखी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोगों ने लिख दिया कुछ ऐसे, यहाँ VD मैग्नीट्यूड है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, एन कैप को अंदर रहने दिया, जो डीएल अभी बाहर था उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और इसको ये क्या बन जाएगा? ये डीएल वेक्टर बन जाएगा। सो वी हैव गॉट दिस रिलेशन। तो जब भी कभी हमें चार्ज दिया होगा तो हम ऐसे लिखेंगे Q V क्रॉस B, और जब भी कभी करंट दिया होगा तो हम क्या लिखेंगे? I DL क्रॉस B। आई थिंक आपको समझ में आ गया। व्हाट इज दिस? ये है फोर्स ऑन करंट carrying wire, any wire which is carrying current will have relation like this। ऐसा कुछ रिलेशन आएगा। एक बार आप लोग फिर से देख लो, बच्चों को क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो हम अब हेडिंग डालते हैं छोटी सी। तो हेडिंग कुछ इस तरह से होगी, मैग्नेटिक फोर्स, we have magnetic force on a wire carrying current। कोई भी वायर जो करंट कैरी करेगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब की बारी हम लोग बोलेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास एक छोटा सा वायर है, इतना छोटा सा, जिसमें करंट जा रहा है। करंट कितना जा रहा है? I के बराबर, इसका लेंथ कितना है? DL के बराबर। और अब की बारी जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो होगा F इक्वल टू I DL क्रॉस B। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? F वेक्टर इक्वल टू I DL इंटू B इंटू साइन थीटा। नो डाउट जो डायग्राम मैंने सामने बनाया, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 आएगी। अदरवाइज अगर हम जनरल केस की बात करें तो यहाँ पे थीटा आएगा और साइन थीटा के टर्म्स में वैल्यू निकल के आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे केसेस। वी हैव केस वन। केस वन, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। बेटा ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर है जिसमें करंट जा रहा है I के बराबर। कोई आपसे पूछे फोर्स बताओ, फोर्स, तो आप क्या बताओ? सोचो जल्दी से। मैं हल्का सा अपने आप को पॉज कर रहा हूं कि आप आंसर दो, जल्दी से दो आंसर। क्या आएगा आंसर? एंगल कितना है L और B के बीच में? कितना एंगल है यहाँ पे? 0 डिग्री। सी, इधर लेंथ वेक्टर, करंट को वेक्टर नहीं बोलेंगे, ध्यान रखो, करंट को हम स्केलर बोलते हैं। तो इसको लेंथ वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? F इक्वल टू I L B साइन 0। आंसर इज 0। इसका मतलब इफ वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू
magnetic field, then force is 0. बेटा जी समझ में आ गया? ये केस 1 है। अगर हमारा वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। बहुत अच्छी बात है। वी हैव केस 2। केस 2 अगेन, ये मैग्नेटिक फील्ड B एंड वी हैव वायर, ये वायर जो करंट कर रहा है कैरी I, कितना एंगल है? 90 डिग्री। अब अगर कोई हमसे बोले फोर्स कितना होगा तो तुम बोलोगे F इक्वल टू I L क्रॉस B, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये आंसर आएगा I, आपको याद है ना A क्रॉस B कैसे ओपन करते थे? A मॉड्यूलस ना, A इंटू B इंटू साइन कितना? 90, साथ में एन कैप भी तो आता था, याद है ना? क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते थे एन कैप, क्योंकि कोई डायरेक्शन तो होगी ना, तो ये क्या आएगा? प्लेन ILB इंटू एन कैप। ये आ गया हमारे पास फोर्स वेक्टर फॉर्म में। अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ऐसे करके तो क्या बचने वाला है? तो बचने वाला है ILB। जहां पे एन कैप कहां से निकालेंगे? एन कैप निकालेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से या क्रॉस प्रोडक्ट से। ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम इसकी हेल्प से डायरेक्शन निकालेंगे तो कैसे करेंगे? याद है बेटा, भूल मत जाना, जब इससे निकालोगे तो राइट हैंड रूल लगाओगे। राइट हैंड रूल कैसे लगाओगे? अपनी फिंगर्स को बेटा, अपनी फिंगर्स को अलाइन करोगे। किधर अलाइन करोगे? अपनी फिंगर्स को, अपनी राइट हैंड फिंगर्स को अलाइन करोगे वायर के डायरेक्शन में। करो, और फिंगर कहां पे हो जाएंगी? ऊपर की तरफ। और कर्ल कहां पे करोगे? कर्ल करोगे फील्ड के डायरेक्शन में, और फील्ड कहां पे? राइट डायरेक्शन में। तो जब कर्ल करोगे तो थंब कहां पे आएगा? थंब आएगा अंदर की तरफ। जो तुम्हें पेज दिख रहा है ना, पेज, पेज के अंदर की तरफ आएगा। इसका मतलब कोई हमसे बोले कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताओ, तो कहां पे होगा? इस केस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगा अंदर की तरफ। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से। अगर सेम हम लगाते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो फर्स्ट फिंगर कहां पे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था ना पिछले वाले रूल में, जब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे थे, बिल्कुल बिगनिंग में, कहां चला गया? अभी, और ये रहा। जब हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे थे तो फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख रहे थे, सेकंड फिंगर को या तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोलते थे, या मैंने करंट भी लिखवाया था, तो आप इसको करंट बोल सकते हैं, और ये फोर्स को बताएगा। इसका मतलब अगर हम इस वाले केस में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो व्हाट वी डू, हम कुछ ऐसे करेंगे कि अपनी फर्स्ट फिंगर, ध्यान से समझो, फर्स्ट फिंगर को इधर अलाइन करेंगे इस तरफ, और मिडिल फिंगर को इधर अलाइन करेंगे, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो कहां पे आएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा अंदर की तरफ। तो हम यहां लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। इनसाइड द डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और यहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, थर्ड केस देखते हैं। अगर हम ऐसा कुछ देखें, केस 3, ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमने वायर को कुछ ऐसे रखा हुआ है, मेकिंग सम एंगल थीटा और कैरिंग करंट I। तुम बोलोगे सर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें से वायर का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ऐसे मान लेते हैं। वी कैन कंसीडर कि एक वायर, एक कंपोनेंट ऐसे है। अगर ये वाली लेंथ L के बराबर है तो ये कितना कंपोनेंट होगा? L cos थीटा, प्लस एक और कंपोनेंट हम कहां पे कंसीडर करेंगे? वो हम कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वो कौन सा होगा? वो होगा ये वाला, यानी ये कितना होगा? L sin थीटा। ध्यान से समझो, हमें मालूम है केस 1 से, अकॉर्डिंग टू केस 1 हम जानते हैं कि इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, बट इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो कितना लगेगा? ILB के बराबर। लेकिन यहाँ पे L का मतलब L sin थीटा है, तो इस केस में जो फोर्स काम करेगा दैट वुड बी IL sin थीटा इंटू B। कोई हमसे पूछे डायरेक्शन कहां पे होगी, तो डायरेक्शन बिल्कुल इसके हिसाब से होगी, जैसा ये है, बिल्कुल इसके हिसाब से होगी। तो जब तुम यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहे होगे तो यू विल से दैट डायरेक्शन इज इनसाइड। एक बात ध्यान देना बेटा, ध्यान से समझना, जब तुम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो ना,
तुम्हारी तीनों फिंगर दोनों फिंगर और थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जब तुम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो तो तुम्हारी दोनों फिंगर और थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन अगर तुम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस केस में लगाओगे, लगा के देखो, तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि तुम फर्स्ट फिंगर इधर करोगे तो सेकंड फिंगर, मिडिल फिंगर कहां पे करनी पड़ेगी? यहां पे करनी पड़ेगी। बट ये तो आपस में 90 डिग्री नहीं है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम बोलोगे ये कैसा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। सो व्हेनेवर वी हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू लोकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी डू नॉट अप्लाई इन दिस केस। हम ऐसे वाले केस में अप्लाई नहीं करते। अपने दिमाग में एक थिंकिंग बना लेते हैं कि जो ये वाला कंपोनेंट है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक पैरेलल आएगा तो एक परपेंडिकुलर आएगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम इसके लिए नहीं लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे। ऑल्दो तुम वहां पे दो एग्जाम हॉल में दो डायग्राम प्लॉट नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू प्लॉट कि पहले ये लिखोगे फिर ये लिखोगे, लेकिन फिर दिमाग में, अपने दिमाग के अंदर ये डायग्राम बना के रखोगे। तो कोई बोले कि इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालो, तो तुम फर्स्ट फिंगर करोगे इधर, और बेटा मिडिल फिंगर पता किधर करोगे? मिडिल फिंगर करोगे इधर, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर? सो ये थी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो हमने 3 अलग अलग केसेस को अभी अभी अंडरस्टैंड करा। चलो, बहुत अच्छी बात है। हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। एक एग्जांपल, वी हैव दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ऐसा कुछ है। इट हैज करंट आई, करंट आई, करंट आई, सेम करंट ना, ये ए है और ये बी है और ये मैग्नेटिक फील्ड। और कोई आपसे कहता है कि फाइंड फोर्स ऑन लूप। लूप मतलब एक वायर के सब सारे वायर मिला के, सारे वायर मिला के। ध्यान से समझो, ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड ए और ये साइड बी, कैरिंग करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड इज बी। आपने बताना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स काम करेगा पूरे के पूरे लूप पे। आप जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। कैलकुलेट फोर्स ऑन लूप। ओके, आई होप आपने निकाल लिया होगा, तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले ना इनके नंबर देते हैं। नंबर कुछ इस तरह से देते हैं कि यस, वी हैव दिस पी क्यू आर एस। सबसे पहले हम निकालते हैं पी क्यू पे फोर्स। पी क्यू पे फोर्स बताओ बेटा कितना आएगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ करो, पेपर के इनसाइड वर्टिकली डाउन, फर्स्ट फिंगर वर्टिकली डाउन, मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ, मिडिल फिंगर देखो ध्यान से बेटा, फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ और मिडिल फिंगर इधर करके देखो जल्दी से। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां पे आएगा बच्चा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा इधर, इसको हम क्या बोलेंगे? एफ पी क्यू। एक और बात, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कितना है? 90 डिग्री पे, तो एफ पी क्यू कितना आएगा? आई एल बी। कौन से डायरेक्शन में बच्चा? लेफ्ट डायरेक्शन में। हो गया? चलो ऐसा करते हैं, हम निकालते हैं एफ 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 क्यू आर। एफ क्यू आर जल्दी देखो, अपनी फर्स्ट फिंगर को अंदर की तरफ करोगे वर्टिकली डाउन, फर्स्ट फिंगर वर्टिकली डाउन, मिडिल फिंगर इधर की तरफ, थंब कहां पे आएगा बेटा? थंब आएगा ऊपर की तरफ। बच्चा समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? एफ क्यू आर। तो एफ क्यू आर क्या आएगा बेटा? आई एल बी, किधर आएगा? ऊपर की तरफ। बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम आर एस पे निकालते हैं। आर एस पे फर्स्ट फिंगर कहां पे होगी? फर्स्ट फिंगर अंदर, मिडिल फिंगर कहां पे? मिडिल फिंगर इधर, थंब कहां पे आएगा बच्चा? जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, थंब आएगा
इधर, इसको हम क्या बोलेंगे, आर एस। इसका मतलब कोई हमसे बोले एफ आर एस बताओ, तो क्या आएगा वो बेटा, एफ आर एस आएगा आई एल बी, डायरेक्शन कहां पे आएगी बच्चा, राइट डायरेक्शन में आएगी। बहुत अच्छी बात है। ओके, अब रह गया कौन, एस पी, ये रह गया है ना, इसकी बात करनी है हमें। तो हम बात करते हैं एफ एस पी, इस पे आंसर निकालें। फर्स्ट फिंगर इनसाइड, फर्स्ट फिंगर वर्टिकली डाउन, सेकंड फिंगर, सेकंड फिंगर, सेकंड फिंगर इधर को करोगे, मिडिल फिंगर इधर होगी बेटा, मिडिल फिंगर इधर करेंगे तो फोर्स कहां पे आएगा, जल्दी देखो, थंब आएगा वर्टिकली डाउन, इसको हम बोलेंगे एस पी। अगर आप अभी भी नहीं करोगे तो बाद में सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत टॉपिक आसान है, वेरी इजी टॉपिक, बट डायरेक्शन में डिफिकल्टी आती है ओनली। सो वी हैव रिलेशन दिस एज आई एल, साथ में क्या आएगा बेटा, बी, एंड डायरेक्शन कहां पे आएगी, डायरेक्शन आएगी डाउन साइड। परफेक्ट। सो व्हाट इज द नेट फोर्स, एफ नेट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल, मतलब पी क्यू प्लस आर एस, मैं जान के ऐसे लिख रहा हूं, पी क्यू प्लस आर एस प्लस एफ क्यू आर प्लस एफ एस पी, और ये आंसर आएगा 0। आप चेक करो, ऐसा क्यों, जितना लेफ्ट में उतना राइट में, जितना अप उतना डाउन, नेट आंसर आएगा 0 के बराबर। बहुत ही सही बात है। अब आपने एक काम करना है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, एक और एग्जांपल है, ध्यान से देखो। ये ऐसे, अब की बारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, पहले डिफरेंट टाइप थी ना, अभी ऐसे, और ऐसे केस में ना ये वाला लूप, सपोज करो ये लूप, ऐसा लूप है और करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और आपने बताना है कि सेम केस है ना, वहां पे ये वाला बी था ना, ये ए था, इट वाज बी, इट इज ए, इट इज बी, और इसमें करंट है आई के बराबर, और ये मैग्नेटिक फील्ड है इतना, और कोई आपसे बोलता है फाइंड नेट फोर्स। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है, देखो, इस वाले प्रॉब्लम में मैग्नेटिक फील्ड कहां पे थी, अंदर की तरफ वर्टिकली डाउन, और इस वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड उसी प्लेन में है, कौन से वाले प्लेन में, जिस प्लेन में ये वाला लूप रखा है। तो सबसे पहली बात, दोबारा से नंबर देते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ बोला था, पी पुराना वाला सेम बोलते हैं, आर एस। बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ पी क्यू बताओ, एफ पी क्यू, फ्लेमिंग 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 लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर ऊपर, इधर को करके देखो, थंब कहां पे आएगा, थंब आएगा नीचे वर्टिकली डाउन, इसका मतलब क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आई एल बी, और आपस में देखो 90 डिग्री पे है, ये लेंथ वेक्टर और ये फील्ड वेक्टर, एंगल कितना आ रहा है 90, तो यहाँ पे साइन 90 आएगा, पता है ना आपको, चाहो तो आप लिख सकते हो साइन 90, और डायरेक्शन कहां पे आएगी, डायरेक्शन आएगी डाउन साइड, डायरेक्शन आएगी डाउन साइड। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं एफ क्यू आर, एफ क्यू आर आंसर आएगा 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे हैं, आपस में पैरेलल है बेटा, आंसर 0 आने वाला है। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं एफ आर एस, एफ आर एस में आंसर क्या आएगा, आई एल बी साइन 90, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान से देखो, अपनी फर्स्ट फिंगर कहां पे करेंगे, इधर करेंगे, सेकंड फिंगर या मिडिल फिंगर कहां पे करेंगे, इधर को करेंगे, और थंब कहां पे आएगा, देखो थंब आएगा ऊपर की तरफ, चेक करो बेटा, थंब आएगा ऊपर की तरफ, तो रिलेशन आएगा अप साइड। अगेन वी हैव दिस एफपीएस, एफपीएस भी आएगा 0, कारण है यहाँ पे जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री एंगल बनेगा, और साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। 2 की वजह से 0 हो गया, और 2 की वजह से नॉन जीरो है, लेकिन वो कैसा है, एक अप साइड है और एक डाउन साइड है। और ऐसे वाले फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस। इनको हम कपल ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, क्योंकि इस वाले वायर पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस वाले वायर पे बाहर की तरफ लग रहा है, ये घूमेगा। ये क्यों घूमेगा, अभी मैं आपको मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, सारा वहां क्लियर करूंगा, अभी ज्यादा नहीं समझा रहा। इन शॉर्ट, ऐसे वाले केस में नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, बट नेट टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं आएगी, क्योंकि कपल ऑफ फोर्सेस का काम करेगा। इस केस में देखो,
कॉमन सेंस लगाओ यार, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, इन सब की लाइन ज्वाइनिंग एक ही तरफ पास कर रही है, ना तो ये घूमेगा ना ये रोटेट करेगा, मतलब एफ नेट भी 0 और टॉर्क नेट भी 0 आएगा। बट इस वाले केस में एफ नेट 0 आ रहा है लेकिन टॉर्क नेट 0 नहीं आ रहा। जब मैं डाइपोल पढ़ाऊंगा आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है यहाँ पे। अभी जितना हम समझ रहे हैं बस उतना समझो, इसको मैं दोबारा कभी फिर से जब डाइपोल मूवमेंट पढ़ा रहा हूँ फिर रिवाइज करूंगा। डन है जी, यहां तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। सो वी हैव अनदर केस, नाउ वी हैव अनदर केस, वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, we have magnetic field and we have a loop, we have a loop ऐसे कुछ। और कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, एज यूजुअल 10 सेकंड का टाइम, बेटा करंट आई, रेडियस आर, मैग्नेटिक फील्ड बी, फाइन। What is the magnitude? What is the magnetic force on this loop? आंसर 0 कुछ इस तरह से आएगा कि ना हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा पीस लेते हैं, इतना छोटा, देखो इतना छोटा, इस पे फोर्स निकालो, इस पे फोर्स, फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ करोगे और मिडिल फिंगर कहां पे करोगे, मिडिल फिंगर इधर करोगे, फर्स्ट फिंगर नीचे की तरफ वर्टिकली डाउन करोगे तो फोर्स कहां पे आएगा, फोर्स इधर आएगा। अब पता पूरा वायर देखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट लुक एट दिस, इसको देखो, इस पे कहां पे जा रहा है करंट, राइट में। फॉर दिस पॉइंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर डाउन साइड, मिडिल फिंगर किधर को करोगे, राइट साइड, फोर्स कहां पे आएगा, फोर्स आएगा अप साइड। और क्लियर दिख रहा है यार, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में कैसा है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब सिमेट्री भी कोई चीज होती है, पूरे में देखने की जरूरत नहीं है। अब हम इतने छोटे से पार्ट की बात करेंगे, इधर फोर्स आएगा, इतने छोटे से की बात करेंगे, इधर फोर्स आएगा, क्योंकि दो में अगर अंदर आ रहा है तो सब में अंदर की तरफ ही आएगा, चेक कर लो, ऐसे ऐसे आएगा। So for every part there is counterpart, net force is 0. So we have conclusion. Conclusion पता क्या है, conclusion है net force on closed loop is 0. देखो यही तो देखा अभी तक हमने, क्लोज लूप क्लोज लूप क्लोज लूप, हमने ये देखा है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया नेट फोर्स ऑन क्लोज लूप इज 0। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, मेरे को जल्दी से आंसर दो 5 सेकंड के अंदर, ये सही लिखा कि गलत लिखा, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, सही गलत, यस नो यस नो। ओके, 2 लोग यस कह रहे हैं, सही है, यस यस, ओके 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 ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। आपको जान के बहुत दुख होगा कि ये गलत लिखा है। ओके, नहीं बेटा, अपनी सिमेट्रिक से भी नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क किसी और चीज से पड़ेगा, और वो क्या है मैं दिखाता हूं आपको। तुम एक बात सोचो, एक बात ये सोचो कि अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होती और यहां कुछ और होती तो क्या लगता है, सोच के देखो। अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होती और यहां कुछ और होती तो क्या होता, इस वाले पे फोर्स का फॉर्मूला क्या आता, PQ पे फोर्स का फॉर्मूला आता IB इंटू B1, और इस पे फोर्स का फॉर्मूला क्या आता, IB इंटू B2। आंसर 0 आता कि नहीं आता, बिल्कुल 0 नहीं आता। इसका मतलब क्या समझ आया, ये 0 तभी आ रहा है जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सेम टू सेम है। यहाँ देखो, हम लोगों ने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर 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 कैसा माना, सेम माना। अगर सेम नहीं होता तो कहीं B1 आता, कहीं B2 आता, कहीं B3 होता, कहीं B4 होता, तब आंसर नेट 0 नहीं होता। आगे देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो हम यहां की बात करते हैं, इस वाले केस में सपोज करो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होती और यहाँ कुछ और होती, तो इधर वाले फोर्स का फॉर्मूला और इधर वाले फोर्स का फॉर्मूला सेम नहीं आता, तो मैग्नेटिक फील्ड दो नेट फोर्स कैंसिल नहीं हो पाता, तो हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ जगह छोड़ रखी है, क्या छोड़ा,
नेट फोर्स ऑन क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अगर गलती से मैग्नेटिक फील्ड 0 यूनिफॉर्म ना हुई, जैसे एग्जांपल कोई तो मैं ऐसे बोले कि ये हमारे पास एक क्लोज लूप है, ऐसे कोई बोलता है आपसे, और कोई ऐसे दिखा देता है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड है। ये डायग्राम इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। और कोई अब आपसे पूछेगा नेट फोर्स, तो आप क्या बोलोगे? 0 नहीं होगा। कारण है मैग्नेटिक फील्ड सब जगह सेम नहीं है, बट अलग अलग है। बेटा क्लियर हो गया? ये बहुत ही अच्छी बात है। सो नेट फोर्स ऑन क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तब ये 0 नहीं हो सकता है। चलो जी, अच्छी बात है। एक छोटा सा एग्जांपल कोई हमसे पूछता है कि सर ये बताओ, एग्जांपल, ये हमारे पास एक लूप है, ये लूप है, और ना ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको बोलते हैं बी वेक्टर, और वो है बी नॉट एन कैप, बी नॉट एन कैप, जहां पे एन कैप इज रेडियल वेक्टर। एन कैप क्या बेटा? रेडियल। यू नो रेडियल क्या होता है? रेडियल वेक्टर हम जनरली बोलते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर को निकल रहा हो, तो इन वेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं? ये सारे के सारे रेडियल वेक्टर हैं, ये सब रेडियल वेक्टर, दीज ऑल आर दी रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर, ये सारे के सारे रेडियल वेक्टर। हो गया? सो एन कैप इज रेडियल वेक्टर, और इसका रेडियस हमें आर बोला है, और इसमें बेटा करंट कितना है? आई के बराबर है। और फिर कोई कहता है फाइंड फोर्स ऑन लूप। तुम ध्यान से देखो, अगर तुम इधर देख रहे हो ना, तो तुम्हें ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि देखो, अगर हम बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, देखो तो वो कितना आएगा? वो बी नॉट ही आएगा, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो एन कैप नहीं बचता, वी जस्ट हैव बी नॉट, सो बी वेक्टर इक्वल टू बी नॉट। डन हो गया? तो देखने में तो सेम लग रहा है, तुम बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, सब जगह, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड कितनी देखने में कितनी लग रही है? It is appearing as B naught everywhere. It is appearing as B naught everywhere, but the reality is different. क्योंकि magnetic field is not a scalar, but it's a vector. Vector has two things, magnitude and direction. Magnitude is same at each point, but direction is different. यहाँ वाली direction इधर है, यहाँ वाली इधर है, यहाँ वाली इधर है, यहाँ वाली इधर है, यहाँ वाली इधर है, मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा सेम नहीं है। तो ऐसे वाले केस में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट बी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। क्लियर है? मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट बी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम बोल सकते हैं लूप इज प्लेस्ड इन non-uniform magnetic field. So, force may not be 0. बेटा समझने की ट्राई करो। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट होती तो फोर्स 0 आना था, लेकिन यहां पे हमें क्या दिखाई दिया कि सब जगह वायर कौन सा है? वायर ये है। इस वायर के हर पॉइंट पे देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, बट दैट मैग्नेटिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज डिफरेंट, सो फोर्स मे नॉट बी 0। फोर्स शायद 0 नहीं होगा। ये हमने सॉल्व करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। कल तक आपको इसका सॉल्यूशन निकाल के लाना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।